ये वीडियो इंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, अवेयरनेस के लिए है। और इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जिनको सुनने के बाद आप में से कई लोग अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरटेनमेंट की खोज करते करते इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो आप गलत वीडियो पर आ गए हैं। तो आपके लिए एक सुझाव है कि इस वीडियो को यहीं बंद कर दीजिए और आपकी जो खोज है इंटरटेनमेंट वाले वीडियो की उसे जारी कीजिए, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है। ओह, आप अभी भी यहीं पर हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आप जानते हैं कि ये रिलेशनशिप आपके लिए टॉक्सिक है, फिर भी आप उसी इंसान के पास वापस चले जाते हैं? आप जानते हैं कि ये हैबिट आपको नुकसान पहुंचा रही है, फिर भी आप उस हैबिट को रिपीट करते रहते हैं। आप जानते हैं कि आप लॉजिकली सही डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन जैसे ही इमोशन हावी हुआ, लॉजिक गायब हो जाता है। अब सवाल ये है कि अगर आप सब कुछ समझते हैं, तो फिर गलतियां रिपीट क्यों होती हैं? आज मैं आपको एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ बताने वाला हूं कि आपका माइंड पूरी तरीके से आपका नहीं है। और ये बात पहली बार दुनिया को बताई थी सिगमंड फ्रायड ने। फ्रायड ने कहा था, मोस्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज ड्रिवन बाय फोर्सेस वी आर नॉट अवेयर ऑफ। मतलब आप सोचते हैं कि आप डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन असल में डिसीजन कोई और ले रहा होता है। यानी कि आपकी ज़्यादातर लाइफ ऑटो पायलट मोड में चल रही होती है। तो आज का वीडियो इसी पर है और आज हम जानेंगे कि हम बार बार वही गलतियां क्यों दोहराते हैं। इमोशंस हावी होने पर लॉजिक फेल क्यों हो जाता है। हमारी लाइफ ऑटो पायलट पर कैसे चलने लगती है। अवेयरनेस होने के बावजूद हमारे अंदर चेंज क्यों नहीं आता। आज की दुनिया में ये समझ सर्वाइवल स्किल क्यों बन चुकी है और रियल कंट्रोल का मतलब क्या है। लेकिन ये सब समझने के लिए आपको कुछ चीज़ें और भी समझनी होंगी, जैसे ह्यूमन माइंड काम कैसे करता है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में फ़र्क क्या होता है, ये तीनों लेयर्स बनती कैसे हैं और चाइल्डहुड का इसमें क्या रोल होता है। माइंड की ये लेयर्स हमारी डेली लाइफ, डिसीजंस और रिलेशनशिप्स को कैसे शेप करती हैं। और हाँ, इन सब के बारे में जानते जानते आप सिगमंड फ्रायड की माइंड से रिलेटेड थ्योरीज के बारे में भी काफ़ी कुछ जान जाएंगे, क्योंकि यहाँ से जो एक्सप्लेनेशन शुरू हो रही है वह सिगमंड फ्रायड की साइकोलॉजिकल थ्योरी पर बेस्ड है। सो लेट्स बिगिन। फ्रायड का मानना था कि ह्यूमन माइंड एक सिंगल यूनिफाइड सिस्टम नहीं है, बल्कि यह अलग अलग लेयर्स में काम करता है। हर लेयर का अपना रोल होता है और पावर होती है। लेकिन समस्या यह है कि ज़्यादातर लोग सिर्फ एक लेयर को ही यह मान लेते हैं कि यही मैं हूँ, जबकि आपके ज़्यादातर डिसीजंस, रिएक्शंस और लाइफ पैटर्न्स अक्सर दूसरी लेयर्स से आते हैं। फ्रायड ने इन्हीं लेयर्स को समझाने के लिए माइंड को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला हिस्सा है कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वह हिस्सा है जिससे आप इस समय सोच रहे हैं, सुन रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। यही माइंड आपको यह फीलिंग देता है कि आप अवेयर हैं, इंटेलिजेंट हैं और अपने डिसीजन खुद लेते हैं। कॉन्शियस माइंड लॉजिक को समझता है, लैंग्वेज को प्रोसेस करता है और प्रेजेंट मोमेंट में ऑपरेट करता है। तो जब आप कहते हैं कि मुझे पता है कि ये मेरे लिए सही नहीं है, तो यह कॉन्शियस माइंड की आवाज़ होती है। लेकिन फ्रायड के अनुसार इस कॉन्शियस माइंड की पावर बहुत लिमिटेड होती है। यह बिहेवियर को गाइड तो कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पाता। यह सलाह देता है, आदेश नहीं। माइंड का दूसरा हिस्सा होता है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड आपके माइंड की वह लेयर है जहाँ पर आपके लर्नड बिहेवियर्स और इमोशनल हैबिट्स स्टोर होती हैं।
जो चीज़ें आपने बार बार की हैं, बार बार देखी हैं या फिर बार बार महसूस की हैं, वो धीरे धीरे सबकॉन्शियस का हिस्सा बन जाती हैं। इस माइंड को रेपिटेशन पसंद है, यह एफर्ट नहीं करना चाहता, इसलिए यह वही पैटर्न्स दोहराता है जो पहले रिपीट हो चुके हों, चाहे वे आपके लिए हार्मफुल ही क्यों ना हों। जैसे कि ड्राइविंग सीख लेने के बाद आपको गियर, क्लच या ब्रेक कॉन्शियसली याद नहीं करना पड़ता, वैसे ही एंगर, फियर, जेलसी, अटैचमेंट एंड पीपल प्लीजिंग जैसे इमोशनल रिस्पॉन्स भी एक समय के बाद ऑटोमेटिक प्रोग्राम्स बन जाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड का गोल आपको बेहतर इंसान बनाना नहीं होता, उसका गोल होता है आपकी एनर्जी बचाना, आपको इफ़िशिएंट बनाना। जैसे कि जो रिस्पॉन्स एक बार काम कर गया और जिस पैटर्न से आप फेमिलियर हो गए, सबकॉन्शियस उसे सबसे सेफ और इफ़िशिएंट ऑप्शन मान लेता है। फिर इंसान वही बिहेवियर बार बार दोहराता है, भले ही वो बिहेवियर उसे नुकसान पहुंचा रहा हो। तो याद रखिए, सबकॉन्शियस माइंड को इफ़िशिएंसी पसंद है, ग्रोथ नहीं। फिर आता है अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड हमारी साइकी की सबसे डीप और सबसे पावरफुल लेयर होती है। यहाँ वे इमोशंस और एक्सपीरियंसेस स्टोर होते हैं जिन्हें आप कभी कॉन्शियसली प्रोसेस नहीं कर पाए और एक्सप्रेस नहीं कर पाए। जैसे कि चाइल्डहुड का इमोशनल पेन, रिजेक्शन, फियर, सेम, गिल्ट और अनमेट नीड्स सब यहीं दबे रहते हैं। फ्रायड का कहना था कि जब कोई इमोशन सेफली एक्सप्रेस नहीं हो पाता तो वह खत्म नहीं होता, वह आपके अनकॉन्शियस में दब जाता है। लेकिन ये दबा हुआ इमोशन मरता नहीं है, वह शेप बदल लेता है। फिर वही इमोशन कभी एंगर बन के निकलता है, कभी जेलसी बन के निकलता है, कभी एक्सट्रीम अटैचमेंट बन के निकलता है और कभी पीपल प्लीजिंग बिहेवियर के रूप में निकलता है। अनकॉन्शियस माइंड लॉजिक, लैंग्वेज या मोरालिटी नहीं समझता। यह कभी नहीं पूछता कि क्या सही है और क्या गलत। यह सिर्फ एक ही सवाल पूछता है, क्या मैं इससे इमोशनली सेफ रहूँगा? और जो भी बिहेवियर आपके अनकॉन्शियस माइंड को सेफ्टी का इल्यूजन देता है, वही बिहेवियर आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल करने लगता है। सिगमंड फ्रायड के अनुसार ह्यूमन माइंड की तीनों लेयर्स एक साथ और एक तरीके से नहीं बनती। हर लेयर का फॉर्मेशन और डेवलपमेंट अलग अलग फेज में होता है और यही डिस्टिंक्शन समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अनकॉन्शियस माइंड की फाउंडेशन मुख्य रूप से चाइल्डहुड में बनती है। बचपन में बच्चा इमोशनल एक्सपीरियंसेस को एनालाइज नहीं करता, बल्कि उन्हें डायरेक्टली एब्जॉर्ब करता है। इस उम्र में बच्चा यह तय नहीं करता कि कोई अनुभव सही है या फिर गलत। वह सिर्फ सीखता है कि दुनिया कैसी है और रिलेशनशिप्स कैसे काम करते हैं। अगर बच्चे को इमोशनल सेफ्टी मिली तो उसका अनकॉन्शियस सेफ्टी को नॉर्मल मान लेगा, और अगर उसे नेग्लेक्ट, फियर या फिर इमोशनल अनप्रेडिक्टेबिलिटी मिली तो उसका अनकॉन्शियस उसी पैटर्न्स को स्टोर कर लेगा। और हाँ, ये सारे के सारे एक्सपीरियंसेस कॉन्शियस मेमोरी का हिस्सा नहीं बनते, बल्कि डीप अनकॉन्शियस में सेटल हो जाते हैं। इसके बाद होल लाइफ यही अनकॉन्शियस लेयर साइलेंटली डिसाइड करती है कि आपको किससे डर लगेगा, किससे अटैचमेंट होगा और किस सिचुएशन में आप ओवर रिएक्ट करेंगे। आपके अनकॉन्शियस माइंड ने आपके बारे में कंक्लूजन बनाना तब शुरू कर दिया था जब आपके अंदर क्वेश्चन करने की क्षमता ही नहीं थी, और इसी वजह से अनकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल होता है। सबकॉन्शियस माइंड आपकी लर्निंग लेयर है। यह उस चीज़ से बनता है जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बार बार होती हैं। जब कोई रिएक्शन, बिहेवियर या फिर तरीका आप बार बार इस्तेमाल करते हैं तो दिमाग उसे सीख लेता है। शुरुआत में वह रिएक्शन सोच समझ कर होता है। आप कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि इस सिचुएशन में क्या करना है, लेकिन जैसे जैसे वही रिएक्शन बार बार रिपीट होता है तो दिमाग उसे ऑटोमेटिक बना देता है, और यहीं से वह बिहेवियर
सबकॉन्शियस हैबिट बन जाता है। इसीलिए बार बार गुस्सा करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे शॉर्ट टेम्पर्ड बन जाता है। डर में बार बार पीछे हटने वाला इंसान अवॉइड करना सीख लेता है और बार बार कॉन्फ्लिक्ट से बचने वाले इंसान के अंदर पीपल प्लीजिंग की आदत पड़ जाती है। सबकॉन्शियस नई चीज़ें इन्वेंट नहीं करता, वह वही स्टोर करता है जो बार बार रिपीट किया गया हो। इसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग लाइफ इवेंट्स भी इसमें अपनी भूमिका निभाते हैं। जब कभी आपकी लाइफ में कोई बहुत ही ज़्यादा इंटेंस इमोशनल इवेंट होता है तो उसका भी असर आपके सबकॉन्शियस माइंड में होता है और उसके बाद जब भी उससे मिलती जुलती सिचुएशन दोबारा आती है तो आपका रिएक्शन ठीक वही होगा जो पहली बार हुआ था, यानी कि वह रिएक्शन आपके सबकॉन्शियस पैटर्न का हिस्सा बन चुका होता है। इसके अलावा आपका सबकॉन्शियस माइंड बॉडी से भी सीखता है। अगर किसी सिचुएशन में आपकी बॉडी बार बार टेंस होती है, हार्ट रेट बढ़ जाता है या फिर आपकी बॉडी फ्रीज हो जाती है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस रिएक्शन को भी याद रखता है। तो ये जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ये रेपिटेशन से बनता है। एक्शन की रेपिटेशन से, रिएक्शन की रेपिटेशन से, बिहेवियर की रेपिटेशन से और बॉडी रिस्पॉन्स की रेपिटेशन से। कॉन्शियस माइंड का डेवलपमेंट बचपन में शुरू जरूर होता है लेकिन यह कभी स्टैटिक नहीं रहता। यह एडोलेसेंस और एडल्टहुड में भी लगातार डेवलप होता रहता है। जैसे जैसे इंसान पढ़ता है, सीखता है, भाषाएं समझता है और अपने अनुभवों पर सोचने लगता है तो कॉन्शियस माइंड और मजबूत होता जाता है। आपकी एजुकेशन, रीडिंग, सेल्फ रिफ्लेक्शन, अवेयरनेस और लर्निंग ये सब के सब कॉन्शियस माइंड को शेप देते हैं। यही माइंड हमें एनालाइज करना सिखाता है, सिचुएशन को समझने में मदद करता है और एक्सपीरियंसेस को मीनिंग देने की कोशिश करता है। यह ऑप्शंस को कंपेयर करता है और सोचता है कि कौन सा डिसीजन बेहतर होगा। लेकिन कॉन्शियस माइंड का मजबूत होना अपने आप में इस बात की गारंटी नहीं है कि कॉन्शियस माइंड ही हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करेगा। कई बार इंसान को साफ साफ पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत, फिर भी वह वही करता है जो नुकसानदायक होता है। इसका कारण ये है कि कॉन्शियस माइंड ज़्यादातर केसेस में गाइड करता है, समझाता है और डायरेक्शन दिखाता है, लेकिन बिहेवियर को चलाने वाली असली ताकत हमेशा उसी के हाथ में नहीं होती। अब ये समझ लेते हैं कि ये तीनों लेयर्स आपस में जुड़ी कैसे होती हैं। अनकॉन्शियस माइंड इमोशनल लर्निंग फाउंडेशन बनाता है। सबकॉन्शियस उस फाउंडेशन को हैबिट्स और पैटर्न्स में बदलता है और बाद में कॉन्शियस माइंड उन पैटर्न्स को समझने और जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। इसलिए ऐसा लगता है कि हम कॉन्शियसली डिसीजन ले रहे हैं, जबकि असल में सबकॉन्शियस हैबिट्स और अनकॉन्शियस इमोशनल लर्निंग अंदर ही अंदर उन डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं। अब ये समझ लेते हैं कि ये लेयर्स हमारी लाइफ को शेप कैसे करती हैं। डेली लाइफ में हमें ऐसा लगता है कि हम अपने डिसीजंस कॉन्शियसली और फ्रीली ले रहे हैं। हमें महसूस होता है कि हम सोच रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं और फिर चॉइस कर रहे हैं। लेकिन सिगमंड फ्रायड और साइकोडायनेमिक साइकोलॉजी के अनुसार आपके बिहेवियर इस तरह सीधे सीधे कॉन्शियस चॉइस से नहीं चलते। आपके बिहेवियर के पीछे एक पूरी की पूरी इंटरनल चेन होती है। सबसे पहले अनकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है। अनकॉन्शियस यह तय करता है कि कौन सी सिचुएशन, कौन सा व्यक्ति या फिर कौन सा इमोशन हमें फेमिलियर और इमोशनली सेफ लग रहा है। यह फैसला लॉजिक के आधार पर नहीं होता बल्कि पुराने इमोशनल एक्सपीरियंसेस के आधार पर होता है। इसके बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चॉइस को एक्शन में बदल देता है। आपका सबकॉन्शियस उन्हीं हैबिट्स, रिएक्शंस और बिहेवियरल पैटर्न्स को एग्जीक्यूट करता है जो पहले से सीखे हुए हैं। इसी वजह से हमारी रिएक्शंस अक्सर ऑटोमेटिक होती हैं, बिना ज़्यादा सोचे समझे। अंत में कॉन्शियस माइंड सामने आता है। कॉन्शियस माइंड यह मान लेता है कि डिसीजन उसी ने लिया है और बाद में उस बिहेवियर के लिए रीजंस और जस्टिफिकेशंस बनाता है।
फिर हमें लगता है कि हमने कॉन्शियसली डिसीजन लिया है, जबकि डिसीजन चेन पहले ही पूरी हो चुकी होती है। यह इंटरनल प्रोसेस एक्सप्लेन करता है कि लोग बार बार एक ही टाइप के रिलेशनशिप्स में क्यों फंस जाते हैं। वे वही इमोशनल डायनेमिक्स को अट्रैक्ट करते हैं, वही कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करते हैं और अंत में वही फैमिलियर पेन को एक्सपीरियंस करते हैं। बाहर से पार्टनर, जॉब या सिचुएशन बदलती हुई दिखती है, लेकिन अंदर की इमोशनल स्क्रिप्ट वही रहती है। और जब तक यह इंटरनल स्क्रिप्ट कॉन्शियस नहीं होती, तब तक लाइफ में जितने भी चेंजेस आते हैं वो सब के सब सरफेस लेवल में रहते हैं। स्ट्रक्चर वही रहता है, सिर्फ कैरेक्टर्स बदल जाते हैं। अगर आप यहाँ तक आ ही चुके हैं तो सबसे पहले ये सुन लो, इसके बाद आपके प्रश्नों का जवाब देता हूँ। अगर आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे से जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके मेरे साथ 1-to-1 कॉल बुक कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड ना किया हो तो फिर गूगल प्ले स्टोर में जाइए और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ आपको ह्यूमन साइकोलॉजी से जुड़े कुछ कोर्सेज मिलेंगे, उन्हें देखते रहिए। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, लेकिन वो कोर्सेज आपके अंदर जो मेंटल क्लैरिटी लाएंगे, उस मेंटल क्लैरिटी के दम पर आप लाखों करोड़ों लोगों से आगे हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो कोर्सेज आपकी लाइफ को बेहतर बना देंगे। मोबाइल एप्लीकेशन की पूरी डिटेल इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दी गई है। अब आपके प्रश्नों के जवाब दे देता हूँ। तो पहला प्रश्न था, हम लोग एक ही तरह की गलतियाँ बार बार क्यों रिपीट करते हैं? तो जवाब सुनो। लोग सेम मिस्टेक्स इसलिए रिपीट करते हैं क्योंकि उनका अनकॉन्शियस माइंड कंफर्ट नहीं ढूंढता, बल्कि फेमिलियरिटी ढूंढता है। कंफर्ट का मतलब है जो हेल्दी हो, लेकिन फेमिलियरिटी का मतलब होता है जो जाना पहचाना हो, और भले ही वह पेनफुल ही क्यों ना हो। अनकॉन्शियस माइंड के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है प्रेडिक्टेबिलिटी, यानी कि उसे यह जानना अच्छा लगता है कि आगे क्या होने वाला है। कुछ समझ आया? नहीं आया? चलिए 2 उदाहरण से समझा देता हूँ। पहला उदाहरण, मान लीजिए किसी इंसान का बचपन इमोशनल केओस में बीता। घर में लड़ाई झगड़े होते थे, इमोशनल अनप्रेडिक्टेबिलिटी थी। कभी उसे प्यार मिलता था तो कभी उसे डर का सामना करना पड़ता था। तो उस व्यक्ति के अनकॉन्शियस ने यह सीख लिया कि रिश्ते ऐसे ही होते हैं। अब जब वह इंसान एडल्ट होता है और किसी काम एंड इमोशनली स्टेबल इंसान से मिलता है, तो उसका कॉन्शियस माइंड बोलता है ये इंसान अच्छा है, सेफ है, ड्रामा नहीं करता। लेकिन उसका अनकॉन्शियस माइंड कुछ और फील करता है। वो फील करता है कि यह इंसान बहुत क्वाइट है, यह बोरिंग है, यह अनफेमिलियर है। चूंकि उसके अनकॉन्शियस माइंड को केओस की आदत है, इसलिए पीस उसे अनसेफ लगने लगती है। नतीजा, वह व्यक्ति ऐसे पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है जो इमोशनली अनस्टेबल हो, क्योंकि वह फेमिलियर है। दूसरा उदाहरण, अगर किसी इंसान ने बार बार रिजेक्शन, नेग्लेक्ट या फिर कंडीशनल लव एक्सपीरियंस किया है, तो उसका अनकॉन्शियस माइंड यह मान लेता है कि प्यार हमेशा प्रूव करना पड़ता है। अब जब कोई जेन्युइनली एक्सेप्टिंग और रेस्पेक्टफुल इंसान उसके सामने आता है, तो उसका कॉन्शियस माइंड कहता है कि ये तो मुझे रेस्पेक्ट दे रहा, लेकिन उसका अनकॉन्शियस माइंड बोलता है कि यह बहुत ईजिली अवेलेबल है, यह रियल नहीं लग रहा, इसमें इंटेंसिटी नहीं है। कुल मिला के हेल्दी एक्सेप्टेंस स्ट्रेंज लगने लगता है, क्योंकि वह इंसान रिजेक्शन से फेमिलियर है। इसलिए वह इंसान बार बार उन लोगों की तरफ खींचता है जो इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं। अब थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? यहाँ पर कॉन्शियस माइंड पूरी क्लैरिटी से बोलता है कि मुझे पता है कि ये रिलेशनशिप गलत है, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड अंदर ही अंदर यह सोचता है कि कम से कम मुझे ये तो पता है कि इसके साथ जो पेन महसूस होगा वो कैसा होगा, क्योंकि ये वाला पेन मैं पहले भी महसूस कर चुका हूँ। इस कॉन्फ्लिक्ट का रिजल्ट यह होता है कि बिहेवियर बार बार उसी दिशा में चला जाता है। उसी टाइप के लोग, उसी टाइप का इमोशनल डायनेमिक्स और
उसी टाइप की एंडिंग। बाहर से इंसान बोलता है कि मेरी किस्मत ही खराब है, लेकिन असलियत ये है कि किस्मत रिपीट नहीं हो रही, इंटरनल इमोशनल पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो अब पहले प्रश्न का फाइनल जवाब सुनो। तो प्रश्न ये था कि हम सेम तरह की गलतियां बार बार क्यों करते हैं। तो इसका जवाब ये है कि आपका अनकॉन्शियस माइंड हेल्दी चीज़ें नहीं चुनता, वह फैमिलियर चीज़ें चुनता है। और जब पेन फैमिलियर बन जाता है तो पीस अनकंफर्टेबल लगने लगती है। यही रीजन है कि समझ आने के बाद भी चेंज नहीं आता और अवेयरनेस के बाद भी हम वही मिस्टेक रिपीट करते रहते हैं। अगला प्रश्न है कि जब इमोशंस हावी होती हैं तो लॉजिक फेल क्यों हो जाता है। जो हमारा लॉजिक होता है वो कॉन्शियस माइंड का टूल होता है। कॉन्शियस माइंड सोचता है, एनालाइज करता है और तय करने की कोशिश करता है कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन इमोशंस कॉन्शियस माइंड से पैदा नहीं होते, इमोशंस अनकॉन्शियस से आते हैं। और इमोशंस का काम रीजनिंग करना नहीं होता, बल्कि उनका काम होता है सर्वाइवल रेलेवेंट सिग्नल्स देना। जब कोई स्ट्रॉन्ग इमोशनल ट्रिगर एक्टिवेट होता है, चाहे वह फियर, एंगर या जेलसी हो, या फिर अट्रैक्शन, एक्साइटमेंट और अटैचमेंट जैसे पॉजिटिव इमोशंस, उस मोमेंट में अनकॉन्शियस माइंड उन्हें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मान लेता है। फिर आपका अनकॉन्शियस माइंड उन्हें या तो डेंजर से जुड़ा सिग्नल समझता है या फिर किसी वैल्यूएबल रिवॉर्ड या फिर इमोशनल सेफ्टी से जुड़ा सिग्नल। और फिर इस सिचुएशन में आपका अनकॉन्शियस माइंड स्पीड और इमोशनल प्रायोरिटी को लॉजिक से ज़्यादा ज़रूरी मानता है। इसलिए इस वक्त अनकॉन्शियस माइंड कंट्रोल ले लेता है और कॉन्शियस रीजनिंग पीछे हट जाती है। और फिर डिसीजन लॉजिक के आधार पर नहीं, बल्कि इमोशनल अर्जेंसी के आधार पर लिया जाता है। इसी वजह से गुस्से में लोग ऐसे वर्ड्स बोल देते हैं जिनका उन्हें बाद में पछतावा होता है। डर के मोमेंट में लोग ऐसी चॉइसेस कर लेते हैं जो उन्हें सेफ लगती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुंचाती हैं। और अट्रैक्शन या अटैचमेंट के दौरान लोग रेड फ्लैग्स को नोटिस करने के बावजूद अपनी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। फिर जब इमोशनल इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होती है, तब कॉन्शियस माइंड दोबारा एक्टिव होता है। फिर आपका कॉन्शियस माइंड उस डिसीजन को समझाने और जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, ताकि उसे गिल्ट ना महसूस हो और उसे यह ना महसूस हो कि उसने कंट्रोल खो दिया था। अब आपको 3 एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। पहला एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई व्यक्ति आपकी इंसल्ट कर देता है, तो आपका कॉन्शियस माइंड जानता है कि अभी रिएक्ट नहीं करना चाहिए, काम होकर बात करनी चाहिए। लेकिन इंसल्ट के साथ ही एंगर ट्रिगर होता है। फिर आपका अनकॉन्शियस इसे थ्रेट की तरह इंटरप्रेट करता है और उस मोमेंट में आपका अनकॉन्शियस बोलता है, अभी जवाब दो और अभी खुद को डिफेंड करो। रिजल्ट यह होता है कि आपके मुंह से गालियां निकल आती हैं, कुछ गुस्से वाला मैसेज भेज दिया जाता है और रिश्ते खराब हो जाते हैं। बाद में जब इमोशन सेटल होता है और कॉन्शियस माइंड वापस आता है, तब वो कहता है, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। दूसरा उदाहरण, फियर भी लॉजिक को बाईपास कर देता है। जब डर एक्टिवेट होता है तो आपका अनकॉन्शियस माइंड भविष्य की वर्स्ट केस इमेजेस दिखाने लगता है। जैसे, अगर ये रिलेशनशिप खत्म हो गई तो मैं अकेला रह जाऊंगा, अगर ये मैंने जॉब छोड़ दी तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। कॉन्शियस माइंड लॉजिकली सोच सकता है कि अल्टरनेटिव्स हैं, लेकिन फेयर के मोमेंट में आपका अनकॉन्शियस माइंड बोलता है, रिस्क मत लो, जो है उसी से चिपके रहो। इसीलिए लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे रहते हैं और अनफुलफिलिंग कैरियर में फंसे रहते हैं। तीसरा उदाहरण, अटैचमेंट भी लॉजिक को कमज़ोर कर देता है। कॉन्शियस माइंड जानता है कि मुझे बाउंड्रीज रखनी चाहिए, मुझे सेल्फ एस्टीम मेंटेन करनी चाहिए, लेकिन अटैचमेंट एक्टिवेट होते ही आपका अनकॉन्शियस माइंड बोलता है कि अगर यह इंसान चला गया तो इमोशनल सेफ्टी चली जाएगी। इस डर में इंसान एक्स्ट्रा एडजस्ट करता है, रेड फ्लैग्स को इग्नोर करता है और खुद से कॉम्प्रोमाइज़ करता है।
और बाद में वह खुद से पूछता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा था। तो मैं बताऊं कि ऐसा आप क्यों कर रहे थे, क्योंकि आप हैं। अब लास्ट में आती है जस्टिफिकेशन फेज। जब इमोशनल तूफान शांत होता है और कॉन्शियस माइंड वापस आता है, तब आपका कॉन्शियस माइंड एम्बैरेसमेंट और गिल्ट से बचने के लिए एक्सप्लेनेशन बनाता है। और कॉन्शियस माइंड की एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसी होती हैं। उसने मुझे प्रोवोक किया था, इसलिए मेरे मुंह से गालियां निकल आईं। मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए मैं इस नौकरी में इतने सालों से फंसा हूँ। इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में मैं इसलिए फंसा हूँ या फिर फंसी हूँ क्योंकि पहली जस्टिफिकेशन, लोग क्या कहेंगे। दूसरी जस्टिफिकेशन, समाज को भी देखना पड़ता है। तीसरी जस्टिफिकेशन, मैं मजबूर हूँ। चौथी जस्टिफिकेशन, ये मुझे गरियाती है, खूब मैनिपुलेट करती है, लेकिन दिल की बड़ी साफ है। दिल का अचार डालोगे। खैर, पांचवी जस्टिफिकेशन, चिंटू के पापा मेरी रोज माँ बहन करते हैं, लेकिन अपनी माँ और बहन की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। छठी जस्टिफिकेशन, ये आदमी नहीं राक्षस है, लेकिन क्या करूं, बच्चे को बाप की भी ज़रूरत होती है, इसलिए मैं इसके साथ हूँ, नहीं तो कब का छोड़ देती। इन सारे जस्टिफिकेशन के पीछे का सच यह है कि ये सारे डिसीजन लॉजिक से नहीं, बल्कि इमोशनली ड्रिवन अनकॉन्शियस रिएक्शन से आए हैं। जब किसी इंसान के पैटर्न्स उसके सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाते हैं, तो उसका बिहेवियर ऑटोमेटिक हो जाता है। उसे लगता है कि वो फ्रीली सोच रहा है, डिसाइड कर रहा है, लेकिन असल में उसका दिमाग पुरानी इंटरनल स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहा होता है। वही रिएक्शंस, वही चॉइसेस और वही आउटकम्स। और फिर वो इंसान बोलता है कि मेरी किस्मत ही खराब है, जबकि सच्चाई ये होती है कि इस प्रॉब्लम का रूट कॉज बाहर नहीं, अंदर ही होता है। उन अनकॉन्शियस पैटर्न्स में जो बिना पूछे आपकी लाइफ को ड्राइव कर रहे होते हैं। अवेयरनेस इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सफिशिएंट नहीं। अवेयरनेस कॉन्शियस लेवल पर होती है, जबकि प्रॉब्लम अनकॉन्शियस लेवल पर। जब तक दबे हुए इमोशंस को महसूस नहीं किया जाता और उनकी पुरानी मीनिंग्स डिसॉल्व नहीं होती, तब तक आपका सबकॉन्शियस वही पुरानी हैबिट्स को रिपीट करता रहता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि मुझे सब कुछ पता है, फिर भी मैं बदल नहीं पा रहा। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस अनकॉन्शियस को कॉन्शियस कैसे करें। तो अगर आपको ये नहीं पता तो हमें फॉलो कर लीजिए, किसी दिन ये भी एक्सप्लेन कर दूंगा। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शन, मैनिपुलेशन और इमोशनल ट्रिगरिंग बहुत आसान हो गई है। ऐसे समय में सबसे ज़रूरी स्किल यह है कि इंसान अपने रिएक्शंस को ऑब्जर्व करना सीखे, इमोशंस को दबाने के बजाय उन्हें समझे और ट्रिगर को उसी मोमेंट में पॉज करना सीखे। सिगमंड फ्रायड का कोर मैसेज यही था कि अनकॉन्शियस को हटाया नहीं जा सकता, लेकिन उसके साथ कॉन्शियस रिलेशनशिप बनाई जा सकती है, और वहीं से रियल कंट्रोल शुरू होता है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो की शुरुआत में मैंने जितने भी क्वेश्चन रेज किए थे, उन सब के जवाब आपको मिल चुके हैं। तो अगर आपको ये वीडियो बुरा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जाइए और हमें दीजिए। अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में सिगमंड फ्रायड की तारीफ तो आप करोगे नहीं, आपको शर्माने से ही कहाँ फुर्सत है। इसलिए इस वीडियो को हाइप और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।